आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं बाजार की बड़ी बातें। इस वक्त सीमित दायरे में कारोबार चल रहा है, वॉल्यूम थोड़े से हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में उछाल आया है। यूरोप के बाजार मजबूत हैं तो बाजारों को सपोर्ट लगातार मिला हुआ है और गिरावट देखने को नहीं मिल रही कल की तरह। ऑयल, मेटल, फार्मा ये कुछ खास सेक्टर्स हैं जिनमें हमने अच्छी खरीदारी देखी है, क्योंकि कच्चे तेल और कमोडिटीज़ में एक उछाल देखने को मिला है, लेकिन IT और ऑटो ये कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हफ्ते का आखिरी दिन है और इस वजह से ऑप्शन राइटिंग का जोर दिखाई दे रहा है। इस वक्त ऑप्शन राइटर्स दोनों ही तरफ कॉल और पुट में राइटिंग करते हुए आपको आज नज़र आएंगे। इस वजह से बाजार में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी कम हुई है, जो कि आप देख सकते हैं विक्स में गिरावट के तौर पे। क्योंकि दोनों तरफ राइटिंग हो रही है, इसलिए कॉल का भी प्रीमियम गिर रहा है और पुट का भी प्रीमियम गिर रहा है। ये बड़ी रोचक स्थिति है। 7,500 के पुट और 7,600 की कॉल, यानी इस वक्त बाजार जहां है उससे करीब करीब ऊपर और नीचे के जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक्स हैं वहां पे राइटिंग शुरू हो गई है दोनों तरफ। ये एक टर्निंग पॉइंट है इस सीरीज में। पहले दिन से अर्शदा हम ये देख रहे थे कि लोग बहुत दूर दूर के ऑप्शंस पे पोजीशन लेते थे, लेकिन आज आप कॉन्फिडेंस देखिए 7,500 और 7,600, यानी इस रेंज में दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है जी। और देखना होगा कि यहाँ पर कि फाइनली ये जो खेल है किस तरफ जाता है, क्योंकि अब जहाँ पर हमने देखा है एक्शन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है 7600 के हम एक बार फिर नीचे फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रदीप। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ पर समाप्ति। ऑफ कोर्स अगले हफ्ते जब हम देखेंगे क्लियरली रिजल्ट सीजन शुरू होगा और छोटा हफ्ता है, उसके लिए कितने तैयार कारोबारी दिख रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल आज अपने यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है हमारे जानकार एंजल ब्रोकिंग के समय चौहान। बताएंगे आपको तकनीकी रणनीति और साथ ही डेरिवेटिव सौदों पर हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह से। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले जो प्रदीप मेंशन कर रहे थे कि 7500 और 7600 पर काफी एक्टिवली पोजीशंस देखने को मिल रही है, इससे क्या संकेत लेना चाहिए राहुल? किस तरह आपको लग रहा है पलड़ा भारी रहेगा आगे? आई थिंक जिस तरह से निफ्टी में करेक्शन देखने को मिली है लास्ट 2 दिनों से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी भी जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑप्शन पोजीशन 75 और 8,000 पे ही अभी सीमित है, और उस ऊपर में हमने 78 और 79 के कॉल में भी राइटिंग देखने को मिली है कल के सेशन के अंदर। तो मेरा मानना है कि टेक्निकली हिसाब से 7580 का जो महत्व का लेवल था वहाँ से नीचे स्तर से ट्रेड कर रहा है, तो लग रहा है कि थोड़ा मंदी का ही दौर रहेगा और 75 के राइटर्स को नीचे शिफ्ट करने को ये पुश करेगा। तो मेरा मानना है थोड़ा मंदी रहेगा जब तक 7650 क्रॉस नहीं करता है, तो तेजी मुश्किल है नियर टर्म के लिए। ओके। इस बीच एक खबर आ रही है कि DLF करीब 40% अपना रेंटल कारोबार बेच सकता है। 27 मिलियन स्क्वायर फीट में ये कारोबार फैला हुआ है। स्टॉक आप देखिए अचानक 4% के आसपास की तेजी दिखाने लगा। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि करीब 18 निवेशक इसमें इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलहाल स्टॉक में इस खबर के बाद मजबूती आती हुई। समित, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या कॉल देंगे DLF पे? देखिए DLF की अगर बात करें तो इसने फरवरी एंड में 80-85 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया था। वहां से हमने एक फर्स्ट हिंट देखी थी जो उसने एक ब्रेकआउट दिया था विद सब्सटेंशियल राइज इन वॉल्यूम्स। तब से अगर हम देखें तो इसकी जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू है। हर एक मूवमेंट के बाद ये थोड़ा एक कंसोलिडेशन दिखाता है और वापस एक वो रेंज में से ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो कंटिन्यूएशन और हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ऊपर की तरफ 125-128 के लेवल काफी पॉसिबल लग रहे हैं आने वाले प्रॉब्ली 2 to 3 वीक्स का अगर हम एक होराइजन रखे तो 125 से 128 के लेवल तो DLF टेस्ट कर सकता है। बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ काउंटर ये बन गया है, इसमें शॉर्टिंग तो अवॉइड करना चाहिए डेफिनेटली। 105-108 का भी एक नियर टर्म सपोर्ट बन गया है इसके लिए। ओके, तो ये फिलहाल राय है DLF पर। 27 मिलियन स्क्वायर फीट के रेंटल कारोबार में 40% हिस्सेदारी कंपनी बेच सकती है। ये फिलहाल हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। किरण सबसे पहले लाइन पर है मुंबई से। पूछे किरण। हाँ जी, मैंने यस बैंक का 840 का पुट लिया है 27 रुपए में। ओके। और टाटा मोटर का 370 का पुट लिया है 11 रुपए में। चलिए देख लेते हैं पोजीशन क्या है। 370 का पुट आपने कहा, राइट? 370
ओके ये 380 का पुट स्क्रीन पर है, 370 का पुट लेकर आएंगे और देखते हैं वहां पर किस तरह की पोजीशंस इनकी है। इन्होंने 11 रुपए पर वो फिलहाल 370 का पुट लिया है जो 10 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और साथ ही यस बैंक में भी इनकी पोजीशन है, 840 का पुट 27 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है जो अब 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। राहुल, क्या सलाह होगी इन दोनों ट्रेड्स में? आई थिंक पहले बात करें टाटा मोटर्स की, आई थिंक ये स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंट दिया हुआ है और लास्ट 2 दिनों में थोड़े मार्केट के साथ उसमें भी सेल ऑफ देखने को जरूर मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका काफ़ी सपोर्ट है, ये करंट लेवल्स पे 374 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 368 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना है एक बार पुट की पोजीशन को काट देने की मैं सलाह दूंगा। मेरा मानना है ये स्टॉक 390 तक वापस जा सकता है। सेकेंड स्टॉक येस बैंक की जो बात करें तो येस बैंक मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये लेवल्स पे ओवरऑल बैंकिंग स्पेस की बात करें तो वहाँ पे वीकनेस है। बैंक निफ्टी भी ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मेरे कहीं ना कहीं येस बैंक में भी मेरे ख्याल से शॉर्ट बिल्टअप देखे कल के दिन में, तो मेरा मानना है कि पुट में खड़े रहने की मैं सलाह दूंगा। ओके यानी आपको टाटा मोटर्स में तो मंदी नहीं मिलेगी, यस बैंक में मंदी मिल सकती है, ये संकेत फिलहाल राहुल आपको दे रहे हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नवीन बताइए। यस सर, गुड आफ्टरनून। मेरे पास आरईसी लिमिटेड के 180 का कॉल पड़ा हुआ है 2 रुपये 50 पैसे में। ओके 2 रुपये 50 पैसे आरईसी में आपने कॉल ले रखा है, 180 के लेवल वाला। इस वक्त इसकी कीमत हो गई है 1 रुपये 5 पैसे। राहुल क्या कहेंगे आप? आई थिंक मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा आरईसी के काउंटर के अंदर। आई थिंक स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड रहा है और कितने टाइम से एक ये 160 to 175 के रेंज में घुमा है, तो नियर टर्म में कोई ऐसे गुंजाइश नहीं है कि स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर जा सकता है, तो लॉस बुक करने की मेरी सलाह रहेगी आरईसी के अंदर। ओके तो लॉस बुक कर लीजिए, ये फिलहाल साफ आपके लिए राय है, ज़्यादा टाइम मत दीजिए इस ट्रेड को। हर्ष का सवाल लेते हैं, दिल्ली से लाइन पर है, पूछे हर्ष। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे पास इन्फोसिस का 5 लॉट है पुट के 1000 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस का, ओके एंड 5 लॉट है कॉल 1400 की स्ट्राइक प्राइस के। कॉल की मेरी कॉस्ट है अराउंड 4 रुपीज और पुट की कॉस्ट है अराउंड 1.5 रुपीज। ओके पुट की आपकी कॉस्ट ये भी 1000 की ही है, राइट? राइट। 1000 का पुट आपने लिया है इन्फोसिस का 1 रुपये 20 पैसे पर, और इन्फोसिस का कॉल इन्होंने लिया है 1400 का 4 रुपये 20 पैसे पर। क्या सलाह होगी राहुल? इन्फोसिस के नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले, उससे पहले हमने देखा है इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हावी है। आई थिंक एज यू राइटली सेड के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टार 52 वीक हाई पे टच किया यही वीक में, और लास्ट 2 दिनों से कंटिन्यूसली हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है। पर जिस तरह से जो पोजीशंस उन्होंने ली है 1000 का पुट और 1400 के कॉल, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना वाइल्ड मूवमेंट इन्फोसिस में 20% का मूवमेंट देखने को मिलेगा ये क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। तो आई थिंक मोर और लेस फैक्टर हो चुका है, और स्टॉक्स भी 52 वीक हाई से थोड़ा गिरा है, 5 से 7% नीचे आया हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं कर सकती इनके, तो एग्जिट करने की मैं सलाह दूंगा। राहुल देखिए, ये स्ट्रैटेजी जो इन्होंने बनाई है तो इंटरेस्टिंग कि आपने दोनों तरफ की पोजीशन ले ली सीरीज के अंदर। अगर किसी भी तरफ स्टॉक जाए तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ये कैसे तय करें कि वो रेंज क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप देखिए जो स्टॉक कंटिन्यूसली लो बना के अपना और नए 52 वीक हाई में टच किया है, तो मान लीजिए कि ये स्टॉक्स में नियर टर्म में मंदी तो नहीं होगी। सेकेंडली आप देखेंगे तो तेजी भी इतनी तेजी नहीं होगी जो 20% के ऊपर, जैसे इन्फोसिस जैसा स्टॉक ये क्वार्टर में ऐसा 20% का बढ़ोतरी दे दे। तो रेंज उनकी थोड़ी नीचे होती से में भी 1100 और 1300 के आसपास होती, तो मैं बोला को होल्ड किया जा सकता है। ये रेंज 60-70 रुपये में कुछ भी पुट या कॉल एक्टिव हो सकते थे तभी, लेकिन 200 रुपये के मूवमेंट में मेरे ख्याल से इतना कुछ ज़्यादा आनी जानी नहीं रहेगा उनके लिए। तो आपके लिए बेहतर होगा, देखिए आप ये देखिए कि आप कॉल और पुट एक सीरीज के लिए लेते हैं, तो अमूमन पिछले 5-7 सीरीज में किसी स्टॉक में कितना मूवमेंट आया है ये अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे निफ्टी में आपको एक सीरीज में ऑन एन एवरेज पिछले दिनों में 600 पॉइंट का मूवमेंट दिखा है, पिछली सीरीज में अचानक से 900 पॉइंट हो गया था, लेकिन एक एवरेज मूवमेंट कितना आता है वो आप ध्यान में रखें, और उस हिसाब से सीरीज की शुरुआत में आप इस तरह की पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना मूवमेंट आने की गुंजाइश उस सीरीज में है ही नहीं, ऐसे कॉल और पुट लेंगे तो दोनों तरफ आपको नुकसान होगा। और अभी आगे चलते हुए चूंकि अगला हफ्ता छोटा है, तो आपको अचानक से इस वीकेंड और अगले वीकेंड में मिला करके सारा प्रीमियम गायब होता हुआ दिखाई देगा कॉल और पुट दोनों पे। तो कोई भी ट्रेडर जो इस वक्त कॉल या पुट लेकर चल रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ 3 दिन मिलेंगे उनको, और
पहले 2 दिन की छुट्टी है, आगे 4 दिन की छुट्टी होगी और उसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। यही वजह है कि आज देखिए राइटर्स का जोर है, आज लोग राइटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि प्रीमियम खाने का बहुत ही शानदार मौका है ये। चलिए लखनऊ से हमारे साथ विकास जुड़ रहा है। विकास बताइए। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे पास एक टाटा स्टील का फ्यूचर है 1 लॉट 325 रुपए पे और एक बाटा इंडिया का फ्यूचर है 524 रुपए पे। क्या करें, मंडे के लिए होल्ड करें या आगे एग्जिट कर लें? तो बहुत एग्रेसिव व्यू है आपका। टाटा स्टील और बाटा इंडिया दोनों में आप फ्यूचर्स में लॉन्ग हैं, दोनों पोजीशंस लॉन्ग हैं आपकी ना? जी सर। ओके। समित, विकास को आप क्या सलाह देंगे इन दोनों स्टॉक्स में, टाटा स्टील और बाटा की लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें या काट लें? देखिए, पहले अगर टाटा स्टील की बात करें तो रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है ओवरऑल मेटल स्पेस में, जिसमें टाटा स्टील ने काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया हुआ है। बट इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हमारा इतना भी ये लेवल पे बाय करना चाहिए ऐसा व्यू नहीं है। हम 330 335 का इसको एक मेजर हर्डल देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को हम यही एडवाइस कर रहे हैं 325 330 ये जोन में इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सो मैं इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होऊंगा, बट सिंस ही इज होल्डिंग हिज पोजिशन मैं उनको 320 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा, जो यहाँ से 2 या 3 रुपए नीचे है। तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, और अगर ऊपर इनको 330 32 के आसपास एग्जिट करने का चांस मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए, और ज़्यादा बड़ा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए एट करंट लेवल। बाटा इंडिया की बात करें तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे है, इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए 500 510 के आसपास। इसमें एक अच्छा खासा बेस बना है और स्टॉक कंटिन्यूसली हाई राइज मार रहा है अगर हम लास्ट 2 से 3 वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो। सो बाटा इंडिया में बने रहना चाहिए, 509 का इनका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर हमारा टारगेट 540 545 का बाटा इंडिया में आ सकता है। बाटा में 509 का स्टॉप लगाएं, 545 के टारगेट की उम्मीद करें। टाटा स्टील में हालांकि आपको मौका मिले तो निकलने की सलाह समित दे रहे हैं। वक्त है इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का, आगे कुछ और सवालों के जवाब। भारतीय बाजार अब हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स अब 46 पॉइंट नीचे, निफ्टी देखिए 7550 को फिर तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 1.5 पॉइंट नीचे इस समय। हालांकि मिड कैप्स और बैंक निफ्टी की ओर से अब भी खरीदारी का मूड बना हुआ है। लेकिन ई कॉमर्स में 100% FDI का रास्ता साफ होने के बाद रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि ई कॉमर्स प्लेयर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे में 100% FDI का रास्ता साफ किए जाने से रिटेलर्स को और नुकसान होगा। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बियानी से खास बात की। बिग बास्केट जैसे इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के खिलाफ कुछ कहा, आज भी कहा है कि दे आर फ्लाउटिंग द रूल्स। तो क्यों हो रहा है, मतलब क्या है इसके पीछे? बट आप देखिए, अगर जितना बहस इंडिया में हुआ है FDI को लेके, वो हमेशा हुआ है किराने की दुकान पे। एंड आप ये देख रहे हैं कि किराने की दुकान है बिग बास्केट, जो कि साग सब्जी ग्रोसरी बेचता है, फॉरेन मनी से काम कर रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो FDI पॉलिसी है आपके लिए भी एक अच्छा मौका है कि ऑनलाइन में अपना बिजनेस बढ़ाए, इस मौके का फायदा उठाएं? बट आप समझिए कि 95% बिजनेस आज भी फिजिकल रिटेल से ही होता है। तो ये तो जब टेक्नोलॉजी यूजेज से बिजनेस जो करना है वो आज हम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पे जो रिटेलर्स हैं, और हमने कल और आज पे काफ़ी सारे रिटेल कंपनी से एक के बाद एक बात की है, उनका कहना यह है कि हाल में सरकार ने जो नए FDI के नियम बताए हैं मार्केट प्लेसेस के लिए, मार्केट प्लेस उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, वरना ये जो हमारी रिटेल कंपनीज हैं, ब्रिक एंड मोर्टार जिसको हम कहते हैं, पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज, वो जा कर के अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आकाश बताइए। हाँ सर, मैंने अप्रैल मंथ का फ्यूचर जो है निफ्टी का शॉर्ट किया है 7703 पे, और मैं उसका टारगेट चाह रहा हूँ कि 7250 स्पॉट पे। तो ये टारगेट मेरा अचीव हो सकता है 10-15 दिन में। 7250 आप देखना चाहते हैं? हाँ। और आपने इस वक्त फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है? हाँ, एक्चुअली सर मैं एक टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस पे तो क्या पैटर्न देखा आपने? मैंने ये देखा कि अभी जो निफ्टी का जो टॉप बना था वो लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाते जा रहा है 1 साल से।
तो मैंने अभी देखा कि अभी ये टॉप लगा है और अभी एक नया लो बनाने जाएगा निफ्टी। ओके, तो नया लो अगर आप देखना चाहते हैं तब तो फिर अगर आप वाकई लोअर टॉप लोअर बॉटम की ही बात कर रहे हैं तो लो तो बनेगा जाकर फिर फरवरी के लो से नीचे, तो आपको और ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए। खैर ये अभी समित आपकी क्या राय है? अगर आप बहुत छोटी अवधि यानी डेली चार्ट के ऊपर नजर करें या इवन वीकली भी देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बजट के बाद से बनना बंद हो गया और वहां से हम ऊपर की तरफ मार्केट को जाते हुए देख रहे थे। अब मार्केट फिर से घूमा है, इस वक्त आपको किस तरह के पैटर्न नजर आ रहे हैं और क्या इनका टारगेट अचीव हो जाएगा? देखिए प्रदीप, फर्स्ट इनका जो ऑब्जर्वेशन है वीकली पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का, वो मेरे ख्याल से सही है। निफ्टी में अभी तक अगर वीकली चार्ट या डेली चार्ट भी देखे, हमने एक डेली चार्ट पे हायर बॉटम देखा है बट आई एम सॉरी हायर टॉप देखा है बट हायर बॉटम अभी तक बना नहीं है। सो जब तक ये हायर बॉटम नहीं बनेगा डेली चार्ट पे, वो कंफर्मेशन नहीं आएगा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का। तो उनका फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन सही है कि निफ्टी अगर वीकली चार्ट पे देखे तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही जा रहा है और 7750 एक मेजर रेजिस्टेंस था, वहां से घुमा हुआ है। बट अगर किसी भी फॉर्मेशन को अगर चेंज होना है तो ऑब्वियसली उसमें फर्स्ट साइन होता है जो हमने 6800 7000 से जो वॉल्यूम के साथ एक रैली देखी है। सो मेरे ख्याल से 7000 7200 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस तो बन गया है। एंड अभी मेरे ख्याल से रादर देन लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने से अच्छा अभी जो एक हायर बॉटम मिलेगा उसके लिए वेट करना चाहिए। इनका टारगेट है 7200 7250। अगर थियोरेटिकली देखे तो ये एक जो रिसेंट रैली आई है उसकी 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, बट उसके पहले अगर हम देखें तो 7400 विच इज 38% रिट्रेसमेंट और 7300 के आसपास एक 50% रिट्रेसमेंट है। तो ये यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट उनको देखेंगे, तो पहले उनको इनकी जो पोजीशन है वो रिव्यू करनी पड़ेगी 7400 के आसपास। अगर वो ब्रेक नहीं होती है तो पॉसिबिलिटी हमें एक हायर बॉटम मिल जाए। ओके, तो जो हायर बॉटम बनने की गुंजाइश है वो 7200 से 7400 के बीच में कहीं बनेगी। आकाश, तो आप नजरें बनाए रखें, अगर 7400 के आसपास आपको लगे कि गिरावट थम रही है और रिवर्सल आ गया तो वहां पर आप एक बार की एग्जिट ले सकते हैं, फिर अगली सीरीज में देखा जाएगा। तो देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात फिलहाल आकाश ने बताई और जो सुमित भी कह रहे हैं कि हायर बॉटम बनना इस सीरीज में ज़रूरी होगा। शायद इस सीरीज की ये एक चीज़ जो ट्रेडर्स करीब से वॉच करेंगे। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब अगला सवाल ले लेते हैं। उमेश हमारे साथ लाइन पर हैं दिल्ली से। पूछे उमेश। हाँ नमस्कार, मैं उमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार। मेरी एक HDFC की कॉल है 1140 की। ओके। और मैंने लिए 27.45 पैसे पे। अब क्या करें, 5 रुपए 10 पैसे चल रहा है। क्या सलाह होगी आपकी राहुल इस पे? आई थिंक HDFC लिमिटेड का आप देखेंगे तो मोमेंटम देखेंगे तो निचले स्तर पे ही चल रहा है। ये पूरे बैंकिंग रैली में और NBFC रैली में हमने देखा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया और नीचे से 15 से 20 टके का मोमेंट दिया है, लेकिन आई थिंक HDFC अंडर परफॉर्मर रहा है ये सीरीज में। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये स्टॉक्स में नीचे जा सकता है ये लेवल से, तो एक बाउंस बैक जरूर दे सकता है। 1075 जो सपोर्ट लेवल के आसपास कारोबार करते तो 1100 तक जा सकता है, वहाँ पे एक बार उन्हें प्रॉफिट बुक कर देने की मेरी सलाह रहेगी कॉल में। ओके, तो यहाँ पर कमजोरी दिख सकती है, इसलिए आप मौका मिलने पर मुनाफा वसूल करें। नमन है गाजियाबाद से हमारे साथ। नमन बताइए किस स्टॉक पे है आपकी नजर? सर अरविंद लिमिटेड पे है। 261 में एक लॉट मैंने अप्रैल फ्यूचर शॉर्ट किया। अप्रैल फ्यूचर शॉर्ट। अरविंद आप शॉर्ट हैं 261 पे, 267 चल रहा है, यानी आप नुकसान में आ गए हैं। समित क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए अरविंद की अगर ओवरऑल बात करें तो लास्ट 3 वीक से ये साइडवेज डायरेक्शन में है। विद इन दिस साइडवेज डायरेक्शन अगर हम देखें तो एक माइल्डली नेगेटिव बायस से ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे एक 270 हाफ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो मेरे ख्याल से इनको ये शॉर्ट पोजीशन काटनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा एटलीस्ट टुवर्ड्स 280-82। तो 270 271 के ऊपर एक आर्ली बेसिस पे इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आर्ली क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर आता है तो एग्जिट कीजिए, और नीचे की तरफ 57 जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट करेक्शन हम देख नहीं पाएंगे। तो ये साइडवेज मूव फिलहाल तो कंटिन्यू रहेगी। रेंज के ब्रेकआउट के लिए इनको वेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो एग्जिट करना चाहिए।
चलिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अब अगला सवाल ले लेते हैं दीपक का, लखीमपुर से लाइन पर है। पूछे दीपक। मैडम मेरा जिंदल स्टील शेयर पड़ा हुआ है, 300 शेयर है। किस प्राइस पर सर? 64 के भाव में। ओके, 64 पर आपने लिया हुआ है। और कितना टाइम आप दे सकते हैं इसको? मैडम 1 to 3 डेज। ओके, ट्रेड के लिए इन्होंने लिया है। समित, क्या सलाह होगी? देखिए, ये स्टॉक में जनरली हम मूवमेंट काफ़ी कम दिखते हैं, स्लो मूविंग स्टॉक है, बट आज अगर हम देखें तो अच्छा खासा ट्रैक्शन आया है और लास्ट 5 से 6 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम था उसके ऑलमोस्ट अभी डबल वॉल्यूम हो गया है। तो ये काफ़ी इनकरेजिंग साइन है। जनरली हम ट्रैक नहीं करते, बट जो वॉल्यूम एक्शन के साथ ये प्राइस एक्शन हो रही है, ये इंडिकेट करती है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है बियॉन्ड 66, 67। वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, जो पॉसिबिलिटी अभी ज़्यादा लग रही है वॉल्यूम्स को देख के, तो ये बने रह सकते हैं। एटलीस्ट नियर टर्म में हम इसमें 75, 76 तक मूव सकते हैं। स्टॉप लॉस 60 के नीचे इनको मेंटेन करना पड़ेगा। 60 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना चाहिए जिंदल स्टील। ये है आपके लिए सलाह फिलहाल। वक्त है फिलहाल हमारी एक्सपर्ट से इजाज़त लेने का। समित, आपके कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए प्रदीप, जो भी स्टॉक्स पे हमने बात की, मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट यही सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी हो सकती है। शुक्रिया आपका। राहुल हमारे साथ बने रहेंगे, आगे जानेंगे आखिरी सौदा में उनसे आज कहां शॉर्ट करें और कहां लॉन्ग।